Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the endocrine glands and hopefully we will discuss the pituitary gland. So dear students, first of all we will differentiate between endocrine and exocrine system. So endocrine system, it is based on, or it consists of endocrine glands. While exocrine system it consists of exocrine glands. So dear students, this is the first difference between them. अब आगे चलते हैं. The endocrine glands are ductless glands. While exocrine glands they possess ducts, means they are duct containing glands. The secretions of endocrine glands are hormones usually, while the secretions of exocrine glands are fluids or enzymes or juices. So my dear students, these secretions are poured directly into the blood stream, while in case of exocrine glands, the secretions are passed to target tissues through ducts. So dear students, आपने इन डिफरेंसेस को देखा, ये आपको इसका डिफरेंस आना चाहिए. अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स इनकी कोट कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की. एग्जांपल्स लाइक जो हम सिलेबस में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड, parathyroid gland,
adrenal gland, pancreas, gonads, and ovaries, and testes, etc. etc. So there are another lot of examples, लेकिन I think that is enough. इसी तरह से एक्सोक्राइन सिस्टम की एग्जाम्पल्स, इसमें स्वेट ग्लैंड्स, इसी तरह से सेबेशियस ग्लैंड्स, exocrine portion of pancreas, and salivary glands. All these are the examples of exocrine glands. So dear students, हमारा जो बुक के अंदर जो सिलेबस है दैट इज़ कंसर्न्ड विद द एंडोक्राइन सिस्टम, तो हम इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल के साथ देखेंगे. और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि this endocrine glands communicate with the effectors through chemicals which are called, yes my dear students, which are called hormones. So dear students, hormones क्या होते हैं? The hormones, these are the specific chemical messengers produced and released by the endocrine glands into the blood stream. For example, vasopressin or oxytocin or growth hormone or calcitonin or progesterone or estrogen or testosterone. So dear students, these are few example of these chemical messengers. तो जैसा कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन में भी हम इसी को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि these are the specific और पर्टिकुलर chemical messengers. ये ख़ास किस्म के केमिकल मैसेंजर्स, और मैसेंजर किसे कहते हैं जो एक मैसेज दूसरी जगह पर लेकर के जाए. तो ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि बनते कहाँ पर हैं? इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और वही उनको रिलीज़ करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर. वहाँ से ब्लड के ज़रिए वो ट्रैवल करते हुए पहुँचते हैं टू द टारगेट टिश्यूज़, और वहाँ पर जाकर उनका जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. और एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हार्मोन्स जाकर कोई टारगेट टिश्यूज़ के अंदर कोई नया काम स्टार्ट नहीं करते, बल्कि वो पहले से मौजूद होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस को या तो रोक देते हैं या फिर उनको एनहांस कर देते हैं. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? यानी खुद से जाकर कोई नया काम शुरू नहीं करवाना, बल्कि जो पहले से वहाँ पर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हार्मोन, या तो वो उसको रोकेगा, इनहिबिट करेगा, या फिर उसको प्रोमोट करेगा या एक्सेलरेट करेगा उसके एक्शन को.
सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना पहला एंडोक्राइन ग्लैंड अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. सो डियर स्टूडेंट्स, याद आया कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से? जब हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, और ब्रेन में ख़ास तौर पर फोर ब्रेन आपको याद होगा, तो हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे ये एक पी शेप्ड ग्लैंड मौजूद है. दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस इज हाइपोथैलेमस. आपको याद आ गया होगा. और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच है हाइपोथैलेमस के साथ विद अ शॉर्ट स्टॉक. इस स्टॉक को कहते हैं इनफंडिबुलम. दैट इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम. इस स्टॉक के जरिए हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड है. और हाइपोथैलेमस, माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. सो पिट्यूटरी ग्लैंड के वाले से कुछ बातें जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हैं. एक तो ये, इट इज पी शेप्ड ग्लैंड. पी शेप्ड मतलब जैसे मटर का दाना होता है उसी शेप का ये है. इट इज अटैच्ड to the hypothalamus. किसके जरिए? बाय इनफंटिबुलम. और आपको यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के कौन से हिस्से के साथ अटैच है. सो हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिब्रम और मेडल्ला. So the answer will be the hypothalamus. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चलूँ. इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 ग्राम इन इट्स वेट. इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 ग्राम इन वेट, यानी कि 1 ग्राम से भी कम. सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ. सो इट हैज़ 2 मेजर लोब्स. इसके 2 लोब्स हैं. एंटीरियर लोब एंड the posterior lobe. यहां से थोड़ा सा इसको अगर लाइक दिस, तो ये इसका स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस वन इज anterior lobe and this is the posterior lobe. Pituitary gland. स्टूडेंट, इसका आपको एक और नाम बताता चलूं पिट्यूटरी ग्लैंड का. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस सेरेब्री. ये भी इसी का नाम है, हाइपोफाइसिस सेरेब्री. सो डियर स्टूडेंट्स, अभी चलते हैं इनके लोब्स की तरफ. तो ये 2 लोब, इनसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं. जैसे कि एंटीरियर लोब से नंबर 1 द सोमैटोट्रोफिन, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन.
जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ से सिक्रीट हो रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, यह भी यहीं से सेक्रेट होता है। एंड नंबर 4 गोनाडोट्रोफिन्स। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रेलेवेंट है, ठीक है। अभी चल के थोड़ा सा आगे देखते हैं, पहले इनके जनरलाइज्ड हार्मोन्स की लिस्ट देख लें। सो पोस्टीरियर लोब में से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वन इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन or also called as ADH, and the second most important hormone from the posterior lobe of the pituitary is oxytocin. तो चलते हैं इनकी डिटेल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब से सबसे पहले कौन सा हार्मोन है स्टूडेंट्स? Anterior lobe of pituitary से the first hormone which we are going to explain is somatotrophic hormone, or abbreviated as STH, or also called as growth hormone or GH. Yes, my dear students, this is the first hormone which we are going to study from the anterior lobe of pituitary. So growth hormone नाम से जाहिर है, ज़रा किस पे देखें ज़रा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको बताने से पहले एक जनरल आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें से दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। दो कैटेगरीज हैं हार्मोन्स की। एक हार्मोन्स की कैटेगरी जिसे हम कहते हैं प्राइमरी हार्मोन्स, और दूसरे कहलाते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। प्राइमरी हार्मोन्स डियर स्टूडेंट्स, दे एक्ट directly on the target tissues or cells, while the trophic hormones, they stimulate other endocrine glands to produce their secretions. जैसे कि डियर स्टूडेंट्स ट्रॉफिक हार्मोन की एग्जांपल आपको देता चलूँ, लाइक नंबर 1 इज ACTH। यहाँ पर मैंने लिखा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये रिलीज कहाँ से हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एक्ट कहाँ पर जाके कर रहा है? टू द एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड में भी कहाँ पर? एड्रीनल कॉर्टेक्स में, और उसको स्टिमुलेट करेगा कि अब एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं उसको सिक्रेट करवाए। मतलब खुद से इसने डायरेक्टली कोई फंक्शन नहीं किया, बल्कि दूसरे एक एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट किया है कि जाके वो अपने सिक्रेशंस को प्रोड्यूस करवाए। इसी तरह से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज ऑल्सो अ ट्रॉफिक हार्मोन। इस तरह से ग्रोथ हार्मोन, दिस इज ऑल्सो अ ट्रॉफिक हार्मोन। और अगर हम प्राइमरी हार्मोन्स की बात करें, लाइक इंसुलिन,
like glucagon. So these are the primary hormones जो कि डायरेक्टली अपने टारगेट टिश्यूज़ के ऊपर या टारगेट ऑर्गन्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं. सो सोमेटोट्रोफिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज. और हम यहाँ पर इसको दो कैटेगरीज में समझने वाले हैं. एक ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, और आपको बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो ग्रोइंग एज होती है वो इट इज़ टिल द एडोलेसेंस, यानी कि 18 से 19 साल तक. और वैसे ये वेरी भी करती है जेनेटिक्स के ऊपर भी और एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट एंड एरिया टू एरिया अराउंड द वर्ल्ड. लेकिन आमतौर पर एडोलेसेंस जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज आवर ग्रोइंग एज, यानी ये लास्ट एज है हमारी, जिसके इसके बाद जो ग्रोथ है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ हाइट वो तो नहीं होगी. तो ड्यूरिंग ग्रोइंग एज अगर नॉर्मल रिलीज होता है तो हमारी जो हाइट है और हमारा जो वेट है ये नॉर्मल रहेगा एज़ पर द जेनेटिक्स. जिस तरह से हमें फादर और मदर से उसके जीन्स आए तो हमारी तकरीबन उसी के लगभग थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे या तकरीबन उन्हीं के बराबर हाइट होगी. लेकिन अब हम बात करेंगे इसकी एबनॉर्मलिटी की. तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली क्या करवा रहा है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल. तो अब हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग ग्रोइंग एज इफ रिलीज्ड in low amounts, if released during growing age, if this somatotrophic hormone or growth hormone is released in low concentrations, तो इससे क्या होगा dear students? It will lead to decreased growth rate. और उससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि हाइट छोटी रह जाएगी. ठीक है, शॉर्ट हाइट, लेकिन कितनी शॉर्ट हाइट? जो कि एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा कम हाइट होगी. एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डॉर्फिज्म. डॉर्फिज्म यानी कि आपने दुनिया में देखोगे बोने जो 2.5 से 3 फुट जिनका कद होता है उनको डॉर्फ्स कहा जाता है, बोने कहा जाता है. और वो किस वजह से हैं कि जब उनकी ग्रोइंग एज चल रही थी वो नॉर्मल अमाउंट में या नॉर्मल कंसंट्रेशन में ये हार्मोन नहीं सिक्रीट हुआ तो उनके कद छोटे रह गए. अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स के अगर ग्रोइंग एज में इफ द सोमेटोट्रोफिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड इन एक्सेस, यानी कि नॉर्मल लेवल से ज़्यादा ये सेक्रेट हो गया ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज, तो ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स इट विल लीड टू इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट. ऐसे बच्चे बहुत कम उम्र में अपने वालिदैन की हाइट को पहुंच जाते हैं. और इससे होगा क्या? द पर्सन विल बिकम टॉल एंड ओवरवेट. और इस कंडीशन को हम कहते हैं जाइगेंटिज्म. जाइगेंटिज्म जैसे आपने वो डिफरेंट टीवी के अंदर वो एक्टर्स देखे होंगे जिनका कद आमतौर पर 7 फुट से भी ऊंचा होता है या 7 फुट के करीब करीब होता है. ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर जाइगेंटिज्म. तो जब ड्यूरिंग ग्रोइंग एज नॉर्मल कंसंट्रेशन से कम में सेक्रेट हुआ तो इट लीड्स टू डॉर्फिज्म. और अगर ये ज़्यादा अमाउंट में सेक्रेट हुआ सो इट लीड्स टू जाइगेंटिज्म. लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये किसकी बात हो रही है? ड्यूरिंग ग्रोइंग एज. अब मेरी ग्रोइंग एज ख़त्म हो चुकी है. आफ्टर ग्रोइंग एज अब हम बात करेंगे आफ्टर ग्रोइंग एज की. आफ्टर ग्रोइंग एज सेक्रेट तो होगा क्योंकि आफ्टर ग्रोइंग एज से हमारी बॉडी के और बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे कि हमारी जो वेट है या मैस है उसको कंट्रोल करता है. लेकिन आफ्टर ग्रोइंग एज इफ द सोमेटोट्रोफिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड इन एक्सेस, यानी ग्रोइंग एज मेरी खत्म हो चुकी है लेकिन अब भी ये एक्सेस अमाउंट में सेक्रेट हो रहा है
So it leads to acromegaly. It leads to acromegaly. और डियर स्टूडेंट्स, ये acromegaly क्या है? इसमें जो hands and feet and jaws plus internal organs grow abnormally. यानी कि कद नहीं बढ़ेगा, कद मेरा इतना ही रहना है. अगर मेरी ग्रोइंग एज खत्म हो चुकी है और अब ये एक्सेस में सिक्रेट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये अब मेरा कद नहीं बढ़ेगा, बल्कि क्या होगा, मेरे जो स्कल है उसमें जो जॉज, इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाथों का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, पाँव का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेरे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उनका साइज़ इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा. सो इस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगाली. तो आपने इसमें डिफरेंस याद रखना है बिटवीन एक्रोमेगाली एंड जाइगेंटिज्म. इसमें फ़र्क ये कि जाइगेंटिज्म जो होता है ये है तो एक्सेस अमाउंट में STH या ग्रोथ हार्मोन, लेकिन ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, जबकि एक्रोमेगाली ये भी एक्सेस है सोमेटोट्रोफिक हार्मोन की या ग्रोथ हार्मोन की, बट इट इज़ आफ्टर द ग्रोइंग एज. अगर ये एक्सेस में रिलीज होगा तो ये कंडीशन बनेगी. यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम से समझाता चलता हूँ कि ये किस तरह से दिखेंगे. लेट्स सपोज दिस इज अ नॉर्मल पर्सन. दिस इज अ नॉर्मल पर्सन. जो डॉर्फ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और जो जाइगेंटिज्म से सफ़र करेगा वो कुछ इस तरह से होगा. और द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एक्रोमेगाली, उसकी हाइट तो उतनी रही, लेकिन होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, उसके हाथ और उसके पाँव, उनका साइज बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से जो जॉज हैं वो बड़े होना शुरू हो जाएंगे. सो दिस कंडीशन इज एक्रोमेगाली, दिस इज gigantism, this is a normal person, and this is a dwarf person. So hopefully आपको कंपैरिजन में पता चल गया होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस या चारों में क्या डिफरेंस होगा. So dear students, एक और हार्मोन which is related to pituitary gland और उसके एंटीरियर लोब से, that is the thyroid stimulating hormone. तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो हार्मोन शामिल हैं. इसके अलावा भी ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं. गोनाडोट्रोफिन्स, दे आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जबकि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक, इट एक्ट्स ऑन द एड्रीनल ग्लैंड. और बाकी ये दो हार्मोन जो हैं ये डिटेल के साथ हम स्टडी कर रहे हैं. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके नाम से जाहिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग, यानी ये रिलीज होगा इंटीरियर पिट्यूटरी से, और एक्ट कहाँ पर करेगा, ऑन द थायराइड ग्लैंड. और डियर स्टूडेंट, आपको पता है थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है, आगे चल के डिटेल से बताऊंगा भी. यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर, दिस इज द थायराइड ग्लैंड. ये लैरिंक्स के बिल्कुल सामने पड़ा होता है, और इसकी जो सेक्रीशंस हैं उसमें T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन. तो ये उस वक्त इसकी ये रिलीज कब होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब ब्लड के अंदर T3 और T4 का लेवल कम हो जाएगा. इसको सेंस किया जाएगा हमारे रिसेप्टर्स के ज़रिए, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH रिलीज होगा. किसके रिस्पॉन्स में, लो लेवल्स ऑफ दीज हार्मोन्स. और फिर ये जाकर स्टिमुलेट करेगा किसको, थायराइड ग्लैंड को, ताकि वो प्रोड्यूस करवा सकें अपनी सेक्रेशंस, दैट इज थायरोक्सिन एंड T3, या एज पर रिक्वायर्ड द कैल्सिटोनिन. सो डियर स्टूडेंट्स, देखा कि ग्रोथ हार्मोन किस तरह से हमारी बॉडी की हाइट को कंट्रोल कर रहा है. सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पोस्टीरियर लोब के साथ.